हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो अब की बार खाकी पार अपनी सीरीज में हम आज प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे प्लान 1944 का बॉम्बे प्लान 1944 का औपचारिक नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। पंचवर्षीय योजना, अनवरत योजना, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना या गांधीवादी योजना। बताइए क्या राइट आंसर इसका होने वाला है। बताइए राइट आंसर। तो जो 1944 में बॉम्बे प्लान का जो औपचारिक नाम था, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना इसका औपचारिक नाम था। दूसरा, 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। 8 उद्योगपति के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और इसे टाटा बिड़ला योजना भी कहा जाता है। टाटा बिड़ला योजना भी बॉम्बे प्लान को कहा जाता है। और इसमें खास बात क्या थी, तो खास बात ये थी, ये पंचवर्षीय योजनाओं की तरह ही था। पंचवर्षीय योजनाएं तो 5 सालों के लिए होती हैं, लेकिन जो बॉम्बे प्लान था इसमें 15 साल के लिए एक योजना बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे बॉम्बे प्लान के, तो अर्देशीर दयाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अर्देशीर दलाल को अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा आपको याद रखना, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम किस देश में लागू की गई थी, तो ये रूस में सर्वप्रथम लागू किया गया। और किसके द्वारा लागू किया गया था, स्टालिन के द्वारा रूस में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था। दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता है। अभी तो नीति आयोग उसको बनाता था पहले। नीति आयोग बनाता था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को हुई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली और कृषि पर यह आधारित थी। ये भी आपको याद रखना, कृषि पर आधारित थी। और हेराल्ड डोमर मॉडल आपको याद रखना है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना बेस्ड थी। के एन राज ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट के एन राज ने तैयार किया था। ये आपको याद रखना है। दूसरा, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नीति आयोग के अध्यक्ष थे। और अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। अनवरत योजना की बात आपसे की जाए, अनवरत योजना 1978 में स्टार्ट की गई थी, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। और ये पंचवर्षीय योजना को बंद करके इसको स्टार्ट किया गया था और जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। भीम यूपीआई आधारित ऐप की शुरुआत कब हुई थी, 2003, 2004, 2006 या 2016। बताइए राइट आंसर इसका। भीम यूपीआई आधारित ऐप की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 2016 में इसकी शुरुआत की गई यूपीआई ऐप की, भीम की। इसको कंट्रोल कौन करता है, सारे जो जितने भी यूपीआई पेमेंट ऐप है, फोन पे हो या कोई भी हो, उन्हें
एनपीसीआई कंट्रोल करता है, जिसकी स्थापना 2007 के अधिनियम से 2008 में की गई। 2008 में स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में मुख्यालय है। एनपीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आगे मैं आपसे बात करूं 2003 में लिंक्डइन की स्थापना की गई थी, जिसे 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक आपको पता है ना, बिल गेट्स। बिल गेट्स की आपको एक पुस्तक याद रखनी है, द रोड अहेड। द रोड अहेड बिल गेट्स की एक पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले फेसबुक और जो अन्य ट्विटर अकाउंट है वो भी कब स्टार्ट किए गए, तो वो भी अभी स्टार्ट किए गए थे। 2004-5 2006 के आसपास उनको स्टार्ट किया गया। ये भी आपको याद रखना है। अर्जेंटीना में मुख्य रूप से कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान, बन्नी घास के मैदान, पटाना घास के मैदान या पंपाज? बताइए राइट आंसर इसका। अर्जेंटीना में मुख्य रूप से कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। दूसरा आपको याद रखना है, पंपाज से ही मिलता जुलता शब्द है कंपास। कंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये ब्राजील में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ब्राजील में कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे मैं आपसे बात करूं, लानोस घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? लानोस वेनेजुएला में पाए जाते हैं। वेनेजुएला में घास के मैदान ये पाए जाते हैं। आगे सवाना कहाँ पर पाया जाता है? सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। बन्नी घास के मैदान आपको याद रखना है, बन्नी बहुत ही फेमस है क्योंकि ये कच्छ के रण यानी कच्छ में पाया जाता है, राजस्थान में। कच्छ राजस्थान में बन्नी घास के मैदान पाए जाते हैं। और पटाना की बात करें तो श्रीलंका में जो घास के मैदान हैं उन्हें पटाना के नाम से जाना जाता है। अगर आगे मैं आपसे बात करूं तो कैटरबरी घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? कैटरबरी कैटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में कैटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। स्टेपीज आपसे पूछ ले, स्टेपीज घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? स्टेपीज घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? तो यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के मध्य ये पाए जाते हैं। यमन की राजधानी का क्या नाम है? रेकजाविक, द हैग, वेलिंगटन या सना? बताइए। यमन की राजधानी सना है। सना यमन की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की रियाल है। यमन की मुद्रा रियाल है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखना, इसी के दक्षिण में अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी है। और अगर आपसे पूछ ले अदन की खाड़ी और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब उल मंदेब जल संधि जोड़ती है। बाब उल मंदेब जल संधि जोड़ती है। बाब उल मंदेब जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है।
दूसरा, लाल सागर को आगे भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। रेकजाविक आइसलैंड की राजधानी है, आइसलैंड की राजधानी कौन सी है? तो रेकजाविक आइसलैंड की, ये आपको ध्यान रखना, रेकजाविक आइसलैंड की राजधानी है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है, तब आपका राइट आंसर आइसलैंड ही होने वाला है। विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी यानी सबसे उत्तर में जो राजधानी है वो रेकजाविक है, आइसलैंड की राजधानी, ये आपको याद रखना है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, न्यूजीलैंड की। और अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी, तो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक हो गई। और अगर आपसे विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी पूछ ले, तब न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन इसका राइट आंसर होने वाला है। वेलिंगटन राइट आंसर होने वाला है। आगे आपको द हैग से क्या याद रखना है? तो द हैग में इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए राइट आंसर इसका। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर दिया था। कब स्टार्ट हुआ था ये? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और कहां से? तो जो मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान है वहां से ये स्टार्ट हुआ था। ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई से, ग्वालिया टैंक मुंबई से स्टार्ट हुआ था, ग्वालियर टैंक मुंबई से स्टार्ट हुआ था। दूसरा, एक क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है, ग्वालियर टैंक मैदान में ही तिरंगा ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तिरंगा अरुणा आसफ अली ने फहराया था, अरुणा आसफ अली ने फहराया था, अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया था। दूसरा, आपको ऑपरेशन जीरो आवर के बारे में याद रखना है। ऑपरेशन जीरो आवर इसी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही चलाया गया था और इसके एक दिन बाद चलाया गया। और इसमें था क्या? जितने भी इस आंदोलन को करने वाले मुख्य नेता थे सभी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर, जीरो आवर भी 1942 में ही चलाया गया और सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। सभी प्रमुख नेता जेल में बंद कर दिए गए थे। दूसरा, आपको और क्या याद रखना है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस एकमात्र व्यक्ति को फांसी दी गई थी? कौशल कोवर को फांसी दी गई थी। इसमें कौशल कोवर को फांसी दी गई थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? असम के रहने वाले ये थे, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया था, तो ये क्रिप्स मिशन के विरोध में इसको स्टार्ट किया गया था। क्रिप्स मिशन के विरोध में स्टार्ट किया गया था। आया कब? मार्च 1942 में आया था, मार्च 1942 में आया। और महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब वो होता है जिस चेक की डेट निकल चुकी होती है और वो चेक जब दिया जाता है तो उसे ही पोस्ट डेटेड चेक
कहा जाता है। क्रिप्स मिशन के विरोध में इसको स्टार्ट किया गया था। ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से तिरंगा अरुणा आसफ अली ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम याद रखें सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और कहां से? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। और कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक। और कहां पर जाकर समाप्त हुआ था ये? दांडी में जाकर समाप्त हुआ। और दांडी अगर आपसे पूछ ले किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो नवसारी में दांडी स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल 1930 दांडी में ये समाप्त हुआ था। साबरमती से दांडी, ये याद रखना। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने स्टार्ट किया, तो श्री राजगोपालाचारी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और वेदारण्यम से तिरुचि तक वो आंदोलन चला था। ये भी आपको याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है टोटल 24 दिनों तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। मोहम्मद अली व शौकत अली के द्वारा स्टार्ट किया गया। शौकत अली के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। दूसरा इसको चोरी चोरा कांड जो कि गोरखपुर में हुआ था, उसके विरोध में इसको बंद कर दिया था, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनके आंदोलनों में हिंसा हो। और जो चोरी चोरा कांड है उसमें हिंसा हुई थी, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट किया। और 1922 में इसको बंद कर दिया था चोरी चोरा कांड के बाद। चोरी चोरा कांड के बाद इसको बंद कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? बताइए राइट आंसर इसका। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। आपसे पूछ ले कब कराया? 1572 में कराया था। और 73 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तब आपका राइट आंसर बुलंद दरवाजा ही होने वाला है। विश्व में सबसे ऊंचा दरवाजा। सबसे ऊंचा दरवाजा। और ये लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। सफेद मरमर से बना हुआ है। और कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर के द्वारा ही की गई। फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर के द्वारा ही की गई थी। दूसरा आपको अकबर से याद रखना है कि अकबर फतेहपुर सीकरी में अपने इसकी स्थापना की थी। दूसरा आपको अकबर से क्या याद रखना है, तो अकबर गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात की थी। पुर्तगालियों से मुलाकात पहली बार मुलाकात हुई। दूसरा आपको याद रखना है, पुर्तगालियों ने अकबर के समय पर ही पहली फैक्ट्री लगाई थी। कहां पर लगाई थी? कालीकट केरल में लगाई। कालीकट
केरल में लगाई थी, ये भी आपको याद रखना है। और अगर दूसरी फैक्ट्री आपसे पूछ ले, 1503 में कोच्चि में लगाई और यहाँ पर पहला किला बनवाया था। कोच्चि में पहला किला बनवाया। अगर आपसे पूछ ले अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, तो 1500 में कालीकट केरल में स्टार्ट की। किसके समय पर, तो अकबर के समय पर ही स्टार्ट की थी। दूसरा अगर पूछ ले दूसरी फैक्ट्री 1503 में कोच्चि में लगाई थी और पहला किला कहां पर बनवाया, कोच्चि में ही बनवाया। ये भी आपको याद रखना है। तो आगे बात करें हम शाहजहां की। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया। और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवाया। लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवाया। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया और जो आगरे का लाल किला है उसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। कहां पर, दिल्ली में ही स्थापना की थी, यमुना नदी के किनारे पर। यमुना नदी के किनारे पर की थी। हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया था। बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। और कहां पर बनवाया था, औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। और औरंगाबाद को अभी संभाजी नगर के नाम से भी जाना जाता है। संभाजी नगर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 40 और 16, 48 और 19, 80 और 31, 543 और 245। बताइए राइट आंसर। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। दूसरा आपको याद रखना, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की, तो विधानसभा की टोटल 404 सीटें इसमें थी। उत्तर प्रदेश में 404 सीटें विधानसभा की थी। लेकिन अभी 104वां संविधान संशोधन किया गया था, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके द्वारा जो एक एंग्लो इंडियन विधानसभा में मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, एक एंग्लो इंडियन विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत करते थे। उसका जो पद है अभी 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया। और अब कितनी सीट रह गई, टोटल 403 सीट यहाँ पर रह गई। और अगर आपसे पूछे विधान परिषद की टोटल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद की, विधान परिषद की टोटल 100 सीटें हैं। दूसरा आपको याद रखना है, विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। लेकिन ये स्वतंत्रता से पहले थे, जब 1937 में उत्तर प्रदेश बना था, उस समय पर पहले अध्यक्ष थे। और आपसे अगर पूछ ले पहले आम चुनाव 1952 में हुए, उस समय पर किसको बनाया गया था पहला अध्यक्ष, तब बनाया गया था आत्माराम गोविंद को बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, और पूछ ले अगर स्वतंत्र भारत में 1952 में जो आम चुनाव हुए थे तब आत्माराम गोविंद को
बनाया गया था। और पूछ ले उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। और ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी इन्होंने। और अगर आपसे पहली महिला पूछे तब आपका राइट आंसर एनी बेसेंट होने वाला है। एनी बेसेंट पहली महिला थी। ठीक, क्लियर है आपको? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला पूछे तब आपका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। और यदि आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला, तब आपका राइट आंसर सरोजिनी नायडू होगा, जिनके द्वारा द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक भी लिखी गई है। जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? बताइए राइट आंसर इसका। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस? इसका राइट आंसर होने वाला है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। दूसरा एक क्वेश्चन और बन सकता है हमारा कि जल का सेल्सियस पैमाने पर और फारेनहाइट पैमाने पर दोनों पर मान बराबर कब होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर -40 डिग्री फारेनहाइट। -40 डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले जो वर्षा की बूंद गोल होती है वो किसके कारण होती है? वर्षा की बूंद गोल होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण। और ये पृष्ठीय तनाव होता क्या है? पृष्ठीय तनाव पानी का एक गुण है जिसमें क्या होता है, कोई भी द्रव अपने आप को सिकोड़ने का काम करता है, यानी जितना अधिक सिकोड़ सकता है उतना अधिक सिकोड़ने का कार्य करता है। और जो गोला होता है, गोले का पृष्ठीय तनाव सबसे कम होता है, इसलिए बारिश की बूंद गोल होती है या कोहरे की बूंद भी गोल होती है। 0 डिग्री सेल्सियस की हम बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक बिंदु होता है। हिमांक, इसे पानी का हिमांक कहा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमने लगता है, बर्फ बन जाता है। बर्फ बन जाता है और बर्फ से दोबारा जब पानी बनता है तो उसे गलनांक कहा जाता है। गलनांक कहा जाता है। और पानी जब द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, उसको क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो देखो हिमांक क्या होता है? हिमांक पानी का वह मान होता है जहां पर पानी जमने लगता है। ये मान लीजिए द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे मान लीजिए पानी द्रव है, उसके तुरंत बाद हिमांक बिंदु पर आकर वो ठोस में परिवर्तित यानी बर्फ बन जाता है, उसे हिमांक कहा जाता है। और आपसे पूछले गलनांक, तो जमा हुआ जो बर्फ होता है उसके बाद जब वो रिड्यूस होकर पानी में परिवर्तित होता है यानी ठोस से जब द्रव में जाता है तो उसे कहा जाता है गलनांक कहा जाता है। और पानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तब पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, यानी कि पानी द्रव से गैस में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्वथनांक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे माना जाता है? बताइए। आर्पानेट को, यूट्यूब को, पावेल ड्यूरोव को, टिम बर्नर्स ली को? टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। 1989 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1989 में स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको YouTube पर अभी किसका अधिकार है? तो YouTube को गूगल ने खरीद लिया है। गूगल ने
दूसरा ARPANET। अगर पहले इंटरनेट की बात की जाए तो पहला इंटरनेट ARPANET ही था। इंटरनेट कौन सा था? तो ARPANET ही था। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, अगर आपको कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार मिला था? भानु अथैया, बालकृष्ण दोषी, MS स्वामीनाथन, गोविंद बिहारी लाल। बताइए राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। पुलित्जर अवार्ड मिला था, तो इसका राइट आंसर है गोविंद बिहारी लाल को। गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। और ये पुरुष हैं। अगर आपसे पूछ ले महिला कौन है पहली? पहली महिला द इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज की लेखक द इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज की लेखक कौन है? झुंपा लाहिड़ी। झुंपा लाहिड़ी को ही पहला पुलित्जर अवार्ड भारतीय इनको दिया गया था, और पहली भारतीय महिला हैं पुलित्जर अवार्ड पाने वाली, झुंपा लाहिड़ी। आगे मैं आपसे बात करूं कब स्टार्ट हुआ ये? 1917 में ये दिया जाने लगा। 1917 में दिया जाने लगा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इसकी अलग अलग और भी श्रेणियां हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। भानु अथैया की बात करें तो भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड पाने वाली, ऑस्कर फर्स्ट इंडियन। और इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए इनको ये मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया को दिया गया। दूसरा, बालकृष्ण दोषी की हम बात करें तो इन्हें पहला पुलित्जर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। पुलित्जर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पुलित्जर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बालकृष्ण दोषी हैं। और ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। और वास्तुकला का नोबल भी पुलित्जर अवार्ड को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का इनको जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। विश्व खाद्य अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। निम्न इनमें से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई है? द जंगल बुक, मालगुडी डेज, आनंदमठ, ट्रेन टू पाकिस्तान। बताइए राइट आंसर इसका। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा द जंगल बुक लिखी गई है। अगर हम मालगुडी डेज की बात करें तो RK नारायणन ने लिखी है। नारायणन ने लिखी है। आनंदमठ की बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान की बात अगर आपसे की जाए तो ये खुशवंत सिंह के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। खुशवंत सिंह के द्वारा। आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक या किस उपन्यास से लिया गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदमठ से ही लिया गया है। ये आपको याद रखना है। दूसरा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। और जो 1905 में जो भारत विभाजन हुआ था और उसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और डेल्टाई आंध्र यानी ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में उसे स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है।
याद रखना 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। और ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्हें 1913 में पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। आगे आपको याद रखना है, कलकत्ता में जो 1896 का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध सौर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन, कुलशेखर पांड्या, राजराज फर्स्ट या विष्णुवर्धन? बताइए राइट आंसर। तो जो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध सौर टेम्पल है, इनका निर्माण किस शासक ने करवाया? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। और नरसिंह वर्मन ये सेकंड था, नरसिंह वर्मन सेकंड, जिसे राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो महाबलीपुरम के रथ टेम्पल हैं, ये कहाँ पर हैं? बंगाल की खाड़ी पर, ये बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। दूसरा, पल्लव शासकों ने इसको बनवाया। पल्लव शासकों ने, संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था, सिंह विष्णु। राजधानी पूछ लें आपसे पल्लव वंश की, तो कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। दूसरा, आपको कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल याद रखना है। कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, जिसको मामल्ल के नाम से भी जाना जाता है, मामल्ल के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पर जो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध सौर मंदिर है, इनका नाम रखा गया, मामल्ल रखा गया। दूसरा आपको याद रखना है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही महाबलीपुरम के रथ टेम्पल बनवाए। महाबलीपुरम के रथ टेम्पल इन्होंने ही बनवाए। ये भी आपको याद रखना है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और दूसरा, कैलाशनाथ टेम्पल से कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, एक एलोरा का कैलाश मंदिर भी है, वो कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। कुलशेखर पांड्या की बात करें तो मदुरै का जो मीनाक्षी टेम्पल है, मदुरै का मीनाक्षी टेम्पल, मदुरै का मीनाक्षी टेम्पल किसने बनवाया? कुलशेखर पांड्या ने बनवाया था, जो कि एक पांड्या वंश का शासक है, पांड्या वंश का शासक है। दूसरा आपको याद रखना, इसी मीनाक्षी टेम्पल में चिथिरई फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, चिथिरई फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। दूसरा, राजराज फर्स्ट के द्वारा कौन सा टेम्पल बनवाया गया? राजराज फर्स्ट के द्वारा राजराजेश्वर टेम्पल बनवाया गया, जो कि बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर टेम्पल को राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका वास्तुकार कौन थे? समा वर्मा। आपको याद रखना है, जो तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल है, उसके वास्तुकार कौन थे? तो समा वर्मा उसके वास्तुकार थे। और अगर आपसे पूछ ले कहां पर है ये, तंजावुर में है। और तंजावुर का अगर आपसे वास्तुकार पूछ ले तो कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन तंजावुर के वास्तुकार थे।
कुंजरमल्लन राजराज पेरुथच्चन। राजराज पेरुथच्चन तंजावुर के वास्तुकार थे। दूसरा आपको याद रखना, तंजावुर के पास में ही एक गांव है चारूपल्लम, जिसे सीढ़ीदार रास्तों का गांव भी कहा जाता, वो भी आप याद रखना। चारूपल्लम सीढ़ीदार रास्तों का गांव भी इसको कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है? बताइए राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और इस पर जो बांध बने हुए हैं, पोलावरम बांध है, पोलावरम बांध, जायक कवाड़ी परियोजना। जायक कवाड़ी परियोजना कहां पर है? तो वो भी गोदावरी नदी पर ही है। और इसके किनारे एक शहर आपको याद रखना है जहां पर राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राजमुंद्री में है। और किस नदी के किनारे पर है राजमुंद्री? तो राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे पर ही है। और इसे दक्षिणी गंगा, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये अमरकंटक, अमरकंटक चोटी से। कृष्णा नदी से आपको याद रखना है मैटूर बांध कहां पर है? तो कृष्णा नदी पर है। और कावेरी से आपको याद रखना है, कावेरी पर कृष्णराज सागर बांध, कृष्ण राज सागर बांध कहां पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। यह भी आपको याद रखना है। नोएडा का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओल्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन, नॉर्थ ओखला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एजेंसी? बताइए राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होने वाला है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि गौतम बुद्ध नगर है उसमें ये नोएडा आता है। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में नोएडा आता है। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आप सही करिएगा जरा। मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है तमिलनाडु में, लेकिन कृष्णा की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। और मैटूर डैम मैंने आपको बताया कहां पर? कावेरी नदी पर है। यह आपको ठीक कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? महोबा की, लखीमपुर खीरी की, गाजियाबाद की या प्रयागराज की? बताइए राइट आंसर। तो सर्वाधिक जनसंख्या है प्रयागराज की। यह आपको याद रखना, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की। सबसे कम जनसंख्या अगर आपसे पूछ ले तो सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की, सबसे कम जनसंख्या महोबा की। अगर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, ये भी आपको याद रखना है। और गाजियाबाद जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा है।
जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा। और अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटा कौन सा जनसंख्या घनत्व में, तो श्रावस्ती, श्रावस्ती सबसे छोटा है जनसंख्या घनत्व में। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, श्रावस्ती से आपको एक पॉइंट और याद रखना है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? गौतम बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए गए थे। और ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी, कौशल महाजनपद की राजधानी, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश आपको याद रखना है सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ में भी कहां पर? ऋषिपत्तम में उसको दिया गया था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? मोहम्मद इकबाल को, मोहम्मद अली जिन्ना को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, चौधरी रहमत अली को। बताइए राइट आंसर। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता, क्वेश्चन याद रखना, पाकिस्तान का जन्मदाता तो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, लेकिन अगर पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने ये दिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान से आपको याद रखना, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। और भारत रत्न पाने वाले, भारत रत्न फर्स्ट विदेशी कब दिया गया? 1987 में दिया गया, 1987 में दिया गया। मोहम्मद इकबाल से याद रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने? मोहम्मद इकबाल ने। और मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम बात करें, तो मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र का सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत 1940 के लाहौर अधिवेशन में पास कराया, लाहौर अधिवेशन में पास कराया गया। ये भी आपको याद रखना। दूसरा आपको लाहौर से याद रखना, लाहौर रावी नदी के किनारे पर है, ये भी आपको याद रखना है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लद्दाख या असम? बताइए राइट आंसर इसका। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक? तो असम की लगती है। पहले ये जानिए भूटान के साथ कौन कौन से राज्य है, तो टोटल 4 राज्य सीमा बनाते हैं, 4 राज्य, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। और भूटान को ही लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। और भूटान की राजधानी आपसे पूछ ले, थिम्पू भूटान की राजधानी है, भाषा जोंगखा है, जोंगखा भूटान की भाषा है। और दूसरा, भूटान का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछे, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है, बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा वेस्ट बंगाल बनाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? चीन ही
बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 की घोषणा कब की गई? बताइए राइट आंसर इसका। तो राष्ट्रीय आपात पहली बार 1962 में, उस समय पर राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत चीन युद्ध की वजह से, भारत चीन युद्ध की वजह से। दूसरा याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल के टोटल कितने कारण हैं? 3 कारण हैं, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह और सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति के स्थान पर इसमें जोड़ा गया है। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह इसमें जोड़ा गया है। पहला 1962 में लगा, भारत चीन युद्ध की वजह से लगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय पर कौन थे? तो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट। दूसरा आप याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाता है तब हमारे मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन कौन से? जो आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19(1) में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। और जो अन्य आर्टिकल हैं जैसे 20 और 21 निरस्त नहीं होते हैं। अन्य आर्टिकल 19 को छोड़कर अगर उन्हें निरस्त करना है तो राष्ट्रपति के आदेश पर उनको निरस्त किया जाता है। और इसका प्रावधान कहां पर है? आर्टिकल 19(1) का आर्टिकल 358 में ये प्रावधान है कि आर्टिकल 19 की सारी स्वतंत्रताएं समाप्त कर दी जाएंगी। और अगर हम बात करें आर्टिकल 359 की, आर्टिकल 359 में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर अन्य आर्टिकल रद्द किए जाएंगे। मौलिक अधिकार रद्द किए जाएंगे, आर्टिकल 20 और 21 को रद्द नहीं किया जाएगा। दूसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1971 में लगा। इस समय पर वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। और भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से ये लगा था। तीसरा 1975 में लगा था और इंदिरा गांधी ने बेईमानी से लगाया था, आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर ये लगाया गया था। आंतरिक अशांति के आधार पर। और इस समय पर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 याद रखने। 20 और 21 निरस्त नहीं होंगे। आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19(1) के तहत दी गई सारी स्वतंत्रताएं समाप्त कर दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूरब का गिरास के नाम से जाना जाता है? भदोही को, चंदौली को, कानपुर को या कन्नौज को? बताइए राइट आंसर। कन्नौज को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूरब का गिरास कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रांस में एक शहर है गिरास, फ्रांस का एक शहर है गिरास, जो कि इत्र उद्योग के लिए फेमस है। इत्र उद्योग के लिए फेमस है। और ये कन्नौज है, कन्नौज भी इत्र की नगरी इसको कहा जाता है। इत्र उद्योग के लिए, इत्र उद्योग के लिए कन्नौज फेमस है। इसलिए इसे भारत का गिरास या उत्तर प्रदेश का गिरास या पूरब का गिरास इसको कहा जाता है। कन्नौज से आपको
कन्नौज से आप याद रखना, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आप याद रखना 1539 का आप चौसा का युद्ध भी याद रखना, चौसा का युद्ध भी याद रखना। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ही लड़ा गया था। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पूरब का ग्रास भी इसको कहा जाता है। बात करें हम कानपुर की, तो कानपुर को लेदर सिटी, चमड़ा नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा यहीं पर दलहन अनुसंधान संस्थान है। उत्तर प्रदेश का दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में ही है। और दूसरा सकरा अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में ही स्थित है। सकरा अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में ही स्थित है। दूसरा आपको चंदौली से याद रखना है, यूपी में धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है। और चंदौली में ही उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। और भदोही की बात करें, भदोही को कारपेट उद्योग, कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। ये भी आप याद रखना। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हमारी, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? बताइए राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों से ही भूमंडलीय तापन, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ रही है। पूछ लें ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक हानिकारक कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो सबसे ज्यादा हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे कम पूछ ले तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड दोनों ही ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आपको याद रखना। और वायुमंडल में कौन सी ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जलवाष्प। सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और कौन कौन सी गैस है? तो मेथेन गैस भी एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, उसका जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। सीएफसी भी ग्रीन हाउस गैस है, जो कि शीतलक के रूप में कार्य करते हैं। फ्रिज में इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिज में इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और सीएफसी गैस से इतना नुकसान होता है कि जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, किस मंडल में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। और ये सूर्य की यूवी रेज से, यानी ओजोन परत जो सूर्य से यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनसे हमारी मदद करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से मदद करती है। और इसमें क्या हो गया? छिद्र हो गया है, इन्हीं गैसों की वजह से छिद्र हो गया है। और इस छिद्र की खोज किसके द्वारा की गई? ओजोन परत में जो छिद्र हो गया उसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो ओजोन परत के छिद्र की खोज की गई थी फोरमैन के द्वारा। फोरमैन के द्वारा खोज की गई। दूसरा आपसे पूछ ले कहां पर? अंटार्कटिका में की गई। अंटार्कटिका में इसकी खोज दूसरा
इसे कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों को इफेक्ट को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से। और कहां पर? कनाडा में हुआ था। और दूसरा पूछ ले, कब इसको लागू किया गया? 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन का अगर कभी आपसे ओजोन गैस का फार्मूला आपसे पूछ ले, तो ओजोन गैस का फार्मूला O3 होता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आज की क्लास अपनी यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।